तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास को डिफ़ाइन किया था। तो हमें मिला था कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होता है वो इस इक्वेशन से आता है ना। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इसका फील लेने के लिए ये लेक्चर जो है डेडिकेटेड है बेसिकली इस इक्वेशन को समझने के लिए ना। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ये जो चीज़ लिखा गया है इसका एक्चुअल मतलब क्या है, और बहुत सी सिंपलेस्ट केसेस में एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि व्हाट डज़ दिस इक्वेशन रियली मीन। ठीक है, ओके। अब ऐसे तो सच बात बताऊँ तो एक डेफिनेशन है एंड यू कैन नॉट क्वेश्चन अ डेफिनेशन, लेकिन तब भी वो डेफिनेशन में जो है थोड़ा डेफिनेशन के बारे में और अच्छे से पता चलेगा अगर कुछ एग्जांपल्स उस पर हम लोग देख लें ना, तो वही करना चाहते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग एवरेज कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है ना। या एक सेंस में इसको हम लोग, चलो इसी को लिखता हूँ मैं, RCM M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये है ना। ठीक है, अब एक काम करता हूँ मैं आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे ना, तो ये एक एवरेज वाला ही कॉन्सेप्ट है ना। तो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट कैसे है, तो उसके लिए आप सिंपली याद करो, यहाँ पे कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, है ना। सिंपली याद करो, मान लो आपके पास एक चार्ट है, ठीक है। चार्ट में यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, और यहाँ पे मार्क्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मार्क्स। तो मान लो क्लास में बहुत ही कम बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो 2 ही बच्चे हैं क्लास में, है ना। तो एक बच्चे का मार्क्स आया है 0 और एक बच्चे का मार्क्स आया है 100, ठीक है। क्लास में 2 ही बच्चे, एक बच्चे का मार्क्स आया है 0, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिनका 0 मार्क्स आया 1 है, वैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इनको 100 में 100 मिला है वो भी 1 है, ठीक है। तो क्लास का एवरेज मार्क्स आपको पता है, तो एवरेज मार्क्स क्या करोगे आप, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, यही करोगे ना, 1 प्लस 1, है ना। ओके, तो यहाँ से आपको पता है एवरेज कितना आ गया, 50। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो 10 बच्चों का 0 मार्क्स आया है और 15 बच्चों का 100 मार्क्स आया है, ठीक है। तो आपको पहले से पता है कि अगर 0 मार्क्स 10 बच्चों का और 100 मार्क्स 15 बच्चों का है, तो 0 और 100 के बीच में क्या होता है, 50। तो एवरेज 50 से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर 10 बच्चों का 0 मार्क्स होता, 10 बच्चों का 100 मार्क्स होता, दोनों तरफ बराबर बराबर होते, तब एवरेज एकदम इनके बीच में 50 मार्क्स का होता है ना। जैसे यहाँ पे होता, पिछले केस में एक बच्चे का 0 आया था, एक बच्चे का 100 आया था, तो एवरेज 0 और 100 के एकदम बीचों बीच वाला नंबर आया था। अब 10 बच्चों का 0 आया लेकिन 15 बच्चों का 100 आया है, तो 15 तो 10 से ज़्यादा है, तो एवरेज जो होगा 50 से ज़्यादा होगा। तो इस केस में अगर एवरेज मार्क्स निकालो आप, तो 10 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15, ठीक है। तो ये 1500 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा, तो 25 छक ये 60 मार्क्स आएगा। ऑल राइट, ठीक है ना। ओके, अब वैसे करें कितने भी एंट्री हो सकते हैं, 10 बच्चों का 0 आया, 15 बच्चों का 100 आया, 20 बच्चों का 50 आया, ठीक है, 3 बच्चों का 15 आया, कैसे करें कुछ भी कर सकते हैं ना। तो इस केस के लिए एवरेज मार्क्स आप निकालोगे अगर, तो आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इंटू मार्क्स, 10 बच्चों का 0 आया है तो इतना, वैसे 15 बच्चों का 100 आया है तो इतना, 20 बच्चों का 50 आया तो इतना, और 3 बच्चों का 15 आया, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इंटू मार्क्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इंटू दैट मार्क्स, तो 50 मार्क्स लाने वाले 20 बच्चे, तो ये है ना, वैसे करके टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कर दो। अब इसी टाइप का तो ये भी आपको दिख रहा है, क्यों, अगर नहीं दिख रहा तो अभी देखो फिर से, एवरेज मार्क्स में आप क्या कर रहे हो, N1 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इंटू मार्क्स 1, है ना, ठीक है। ये मार्क्स है, तो मार्क्स को मैं M से लिखूँगा तो कन्फ्यूज़ मत होना, M मतलब मार्क्स नहीं है, मार्क्स है ना। वैसे N2 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु गॉट दिस मार्क्स, है ना, N2 M2, N3 M3, N4 M4, वैसे कितने भी अलग अलग मार्क्स हो सकते हैं। मैं मान रहा हूँ यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लास में बच्चों का बस यही 4 में से कोई ना कोई मार्क्स आया है ना, इसके अलावा 56 57 ऐसा कुछ नहीं आया, वो भी ले सकते हैं, जस्ट एग्जांपल, फिर बड़ा हो जाएगा बस, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो अब इसके लाइट में आप अगर ये आप समझे हो तो इसमें और इसमें सिमिलैरिटी ढूंढो, ठीक है।
तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स रिप्लेस हो गया है मार्क्स से, है ना, और सॉरी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो रिप्लेस हो गया है मास से, मार्क्स बोल दिया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के बदले मास आ गया, देखो N1 के बदले M1, N2 के बदले M2 एंड सो ऑन, है ना। और ऊपर में आप देखोगे तो जो पोजीशन वेक्टर था उसके बदले हम लोग यहाँ पे मार्क्स लिख रहे हैं, या बेसिकली जो मार्क्स था यहाँ पे वो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो ये एक सेंस में किसका एवरेज है, ये है मार्क्स, एवरेज मार्क्स था ना, तो ये है एवरेज पोजीशन, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट एवरेज पोजीशन है, ठीक है। अब एवरेज पोजीशन मतलब क्या, वो समझने के लिए, मतलब एवरेज कॉन्सेप्ट को पता है तो समझ में आ गया होगा, तब भी अगर नहीं आया तो देखो आगे। तो मान लो दो ही पार्टिकल है सिस्टम में, दो ही पार्टिकल है ना। एक पार्टिकल जो है वो ओरिजिन पे है, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल जो है वो 1 i कैप 0 j कैप 0 k कैप पे है, ठीक है। पहला वाला पार्टिकल का मास है 1 kg और दूसरे वाले पार्टिकल का मास है 5 kg। तो इस सिस्टम का अगर आप सेंटर ऑफ मास लिखना चाहते हो तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, पहला पार्टिकल, किसी को भी बोल सकते हैं पहला, मैं इसको बोल रहा हूँ, पहला पार्टिकल का मास इंटू उसका पोजीशन वेक्टर 0 0 0 प्लस दूसरा पार्टिकल का मास इंटू उसका पोजीशन वेक्टर i k j, है ना, 1 i कैप 0 j कैप 0 k कैप, है ना, डिवाइडेड बाय 1 + 5, ठीक है। तो आप देखो आप क्या कर रहे हो, हर पोजीशन को उस पोजीशन पे जो मास है उससे मल्टीप्लाई करो, जस्ट लाइक हर मार्क्स को उतना मार्क्स लाने वाले बच्चों से मल्टीप्लाई किए थे, वैसे करके हर पोजीशन पे इस पोजीशन पे कितना मास है 1 kg, वैसे इस मार्क्स वाला, ये मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे थे, N1 बच्चे थे, है ना। वैसे ही इस पोजीशन पे कितना मास है 5 kg, इतना मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे थे N2, 100 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे थे 15, वैसे 0 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे थे 10। अब दो ही पोजीशन है यहाँ पे, जस्ट लाइक दो ही मार्क्स थे इस क्वेश्चन में, वैसे दो ही पोजीशन है ना, या तो मास इस पोजीशन पे है या तो मास इस पोजीशन पे, या तो बच्चों का 0 आया होगा या तो 100 आया होगा पहले एग्जांपल के हिसाब से, ठीक है। दो से ज़्यादा पार्टिकल्स भी हो सकते थे, तो 3 होते तो 3 टर्म्स आता, 4 होते तो 4 टर्म्स आता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली आप एवरेज पोजीशन निकाल रहे हो, है ना, यानी जितना मास प्रेजेंट है किसी लोकेशन में, उस लोकेशन को उस मास से मल्टीप्लाई करो, 0,0,0 लोकेशन में कितना मास है 1 kg, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो इस लोकेशन में इतना मास है, वैसे इस लोकेशन में 1 i + 0 j + 0 k, ये जो लोकेशन है इस लोकेशन में कितना मास है, इतना मास है, ठीक है। तो इससे आप एवरेज निकाल के ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास इज़ नथिंग बट एवरेज पोजीशन है ये, ठीक है। पोजीशन जो है उसका एवरेज निकाल रहे हो, है ना, और एवरेज निकालते वक्त पोजीशन को किससे मल्टीप्लाई करो, मास से, जिस मास में जितना ज़्यादा सॉरी जिस पोजीशन पे जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा उस पोजीशन का वेटेज आएगा, ठीक है। जस्ट लाइक आपको पता है इतने सारे मार्क्स आप लिखे हो यहाँ पे, है ना, तो 100 मार्क्स लाने वाले अच्छे खासे बच्चे, 50 मार्क्स लाने भी अच्छे खासे बच्चे, तो जो एवरेज होगा इनके आसपास होगा, 50 के भी आसपास होगा, 100 के भी आसपास होगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही जिस पोजीशन पे जितना ज़्यादा मास होगा उस पोजीशन का उतना ज़्यादा वेटेज आएगा सेंटर ऑफ मास निकालते वक्त, ठीक है। ओके, अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, अभी आपको मैं सेंटर ऑफ मास का फीलिंग दिया यहाँ पे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लो जैसे को कंप्लीट करने के लिए। मान लो आपके पास दो ही मास है और दोनों इक्वल है, ठीक है। पहले वाले मास का पोजीशन है R1 या x = मान लो कुछ भी 5 मान लो, और दूसरे वाले मास का पोजीशन क्या है x = 20, ठीक है। तो मतलब दोनों के दोनों x एक्सिस पे, एक x = 5 पे, x = 20 पे, तो आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इसको अगर मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप कन्वर्ट करो तो 5 मार्क्स लाने वाले इतने बच्चे हैं और 20 मार्क्स लाने वाले इतने बच्चे हैं, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स कितना होगा आपको पता है, इक्वल नंबर ऑफ बच्चे हैं तो दोनों मार्क्स का बीच में होगा, एकदम बीचों बीच, है ना। तो वैसे ही इसका सेंटर ऑफ मास अगर निकालोगे तो 5 + 20/2 होना चाहिए, क्योंकि दोनों लोकेशन पे इक्वल मासेस है, तो सेंटर ऑफ मास इसके एकदम बीच में आएगा, तो 12.5 पे आएगा। तो इसका एकदम जो मिड पॉइंट होगा ये लोकेशन है सेंटर ऑफ मास का 12.5 पे, ठीक है। इसको आप वही M1 × R1 + M2 × R2 से भी करोगे तब भी वही आएगा, वही तो पॉइंट है, एवरेज को तभी समझाया, इससे भी आपका 12.5 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि M कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ओके, अब सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग
अलग अलग केसेस में सेंटर ऑफ मास का क्या वैल्यू आता है, अलग अलग मासेस का कॉन्फ़िगरेशन में, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?